बार की तैयारी। शिल्पा अपने पति, मैं और 2 बच्चों के साथ जमीन पर बिस्तर लगाकर सो रही थी। पर तभी राजू को ठंड लगती है और वो उठकर पंखा बंद कर देता है। पर कुछ ही देर में रिंकी को घर में गर्मी लगती है और वो उठकर बैठ जाती है। कितनी गर्मी लग रही है, मच्छर भी काट रहे हैं। हाँ बेटा, गर्मी तो मुझे भी लग रही है, तू सो जा, मैं पंखा चला देती हूँ। इतना बोलकर शिल्पा उठकर पंखा चला देती है, जिस वजह से राजू को ठंड लगने लगती है और वो अपनी दादी को कस के पकड़कर सो जाता है। और सुबह होते ही राजू अपनी माँ और पापा से कहता है, माँ अब ठंड आ गई, रात को पंखा चलाकर सोने से मुझे ठंड लग रही थी, इसीलिए मैंने पंखा बंद कर दिया था। पर पता नहीं बार बार कौन रात को पंखा चला रहा था, इसीलिए आप मेरे लिए कोई चादर निकाल दो। हाँ भाभी, रात को हल्की हल्की ठंड तो मुझे भी लग रही थी, अब समय आ गया है पंखा ना चलाने का। बहुत ठंड आ रही है, सुन रहा है ना तू विकास? हमारे पास इस ठंड से बचने के लिए कुछ भी नहीं है, ना मोटा बिस्तर है, ना गद्दा है, ना रजाई है और ना ही बच्चों के लिए गर्म स्वेटर। गर्मी आए उससे पहले ही हमें सर्दियों का इंतजाम करना होगा। हाँ तुम सही कह रही हो, सर्दियाँ बहुत जल्द आने वाली हैं। सर्दियाँ आए उससे पहले मुझे सर्दियों का इंतजाम करना है। पिछली बार की तरह इस बार मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को खोना नहीं चाहता। इतना बोलकर पूरा परिवार फ्लैशबैक में चला जाता है। 1 साल पहले काफी ज्यादा ठंड है और उस बीच विकास ज्यादा पैसे कमाने के लिए शहर गया था, पर किसी वजह से वो अपने घर वालों को पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाता और पूरा गरीब परिवार ठंड से जूझता है। अरे भगवान, कुछ लकड़ियां जला दो। घर के खिड़की दरवाजे भी टूटे हैं, बिस्तर भी पतला है, ओढ़ने के लिए बस ये एक रजाई है, वो भी जगह जगह से फट गई है। बहुत ठंड लग रही है मुझे। दादाजी हमें भी बहुत ठंड लग रही है, हमें भी थोड़ा सा रजाई में घुसा लो ना। राजू, रिंकी, तुम लोग दादाजी के साथ रजाई में बैठो। माँ जी, मैं आग जला देती हूँ, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैंने विकास जी से आज बात करी थी, कुमकुम बहन के फोन से। वो कह रहे हैं कि वहाँ पर अभी उनकी सैलरी नहीं आई। जिस मालिक के पास काम कर रहे हैं उनके बैंक में कुछ प्रॉब्लम है, सैलरी आने में अभी समय लगेगा। पता नहीं शहर क्यों चला गया, यहाँ होता तो कोई इंतजाम कर लेता। इतनी दूर से कैसे पैसे भिजवाएगा और ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। तेरे पापा जी को सर्दी लग गई है, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है उनके इलाज के लिए। आखिर आग जलाकर हम कितनी देर घर को गर्म रख पाएंगे और सो पाएंगे? दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, पर ये कमबख्त रात भारी पड़ती है। गरीबी और मजबूरी की वजह से पूरा परिवार रात को घर के अंदर आग जलाकर उसके पास लेट जाता है और जब तक आग जलती है उन्हें तभी तक गर्मी महसूस होती है। और आग बुझते ही खिड़की और दरवाजे से तेज ठंडी हवा आने लगती है, जिस वजह से एक रजाई में विनोद दोनों बच्चों के साथ सो जाता है। पर दोनों सास बहू पतला सा चादर ओढ़कर सारी रात ठंड में ठिठुरती हैं और सुबह होते ही धूप कितना अच्छा लग रहा है। भगवान का शुक्र है जो आज अच्छी खिलती धूप निकल गई, अब थोड़ी राहत मिल रही है। हाँ बहू, अच्छा हुआ। सुनो, तेरे पापा जी को बुखार है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम प्राइवेट अस्पताल में ले चले इन्हें, सरकारी अस्पताल ही ले चलते। आज धूप भी निकली है। दोनों सास बहू धूप में बैठी बातें कर रही होती हैं और जब विनोद को अस्पताल ले जाने के लिए घर से तैयार होकर निकलती हैं तभी कुमकुम कुछ पैसे लेकर उनके पास आती है। अच्छा हुआ बहन जो तुम हॉस्पिटल जाने से पहले मुझे मिल गई। अब भाई साहब का फोन आया था, उन्होंने 2000 रुपए भिजवाए हैं मेरे अकाउंट पर। और कल माता जी बता रही थी कि अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैंने सुबह सुबह 2000 रुपए निकलवा लिए। भाई साहब कह रहे थे कि बाकी के पैसे भी वो धीरे धीरे भिजवा देंगे, अभी उन्हें मिले नहीं है। घर में 1 रुपए नहीं बचा था। भगवान का शुक्र है कि 2000 रुपए तो मिले। अब पापा जी की दवाई अच्छे से आ पाएगी। काजल, मैं और माँ जी अस्पताल जा रहे हैं, तुम बच्चों का ख्याल रखना। इतना बोलकर शिल्पा अपनी सास के साथ अपने ससुर को अस्पताल ले जाती है, जहां काफी लंबी लाइन में लगने के बाद विनोद का नंबर आता है और डॉक्टर कुछ महंगे टेस्ट बाहर से लिख देते हैं। ये कुछ टेस्ट मैंने लिखे हैं जो आपको बाहर से करवाने हैं। इसके बाद इन्हें 2 हफ्ते बाद वापस लेकर आइएगा। ये सारे टेस्ट 30,000 के आसपास के हो जाएंगे। क्या 30,000? 8,000 का नाम सुनते ही शांति और शिल्पा हैरान हो जाती हैं और जब वो लोग अस्पताल से घर आने लगते हैं तो शिल्पा बार बार अपने पास रखे 2000 को देखती है, जिसे देखकर विनोद अपनी बहू से कहता है, बहू, 2000 रुपए में न मेरा इलाज होने वाला और न टेस्ट होने वाला। मेरी तो वैसे भी उम्र हो गई है। तुम एक काम करो, इस 2000 से बच्चों के लिए गर्म कपड़े, कंबल या कोई मोटा बिस्तर ले आओ ताकि सर्दी की वजह से वो बीमार न पड़े। पर पापा जी, आपका टेस्ट करवाना भी जरूरी है। पिछले 1 महीने से आप बीमार हैं, बुखार उतरता है फिर चढ़ जाता है, सांस लेने में आपको दिक्कत है। जब तक टेस्ट नहीं करवाएंगे कैसे पता चलेगा आपको क्या बीमारी है?
मेरी फिक्र मत कर बहू, मैं ठीक हो जाऊंगा। पैसा ज्यादा लगने की वजह से विनोद अपना इलाज नहीं करवाता और उस 2000 रुपए से शिल्पा अपनी नंद के साथ रजाई लेने जाती है। देखिए मैडम, डबल बेड की रजाई है, जूही की बनी। इसका कवर आपको अलग से लेना होगा, जो कि 500 रुपए का होगा, और एक रजाई 6000 रुपए की है। 4 आदमी आराम से सो सकते हैं इसमें। पर भैया मेरे पास तो सिर्फ 2000 रुपए हैं, आप 2000 रुपए में दे दीजिए ना। अरे मैडम, 2000 रुपए में नहीं हो पाएगा, कम से कम 5000 तो दीजिए। और अगर आपके पास 2000 है तो आप एक काम कीजिए, ये वाला कंबल ले लीजिए, ये भी मोटा है। भाभी कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ हो। हमारी रजाई फट चुकी है, एक काम करते हैं 2000 रुपए का ये कंबल ही ले लेते हैं। हम सब एक रजाई में बहुत स्ट्रगल करते हैं, एक कंबल हो जाएगा तो थोड़ा स्ट्रगल भी कम हो जाएगा। न चाहते हुए भी शिल्पा 2000 रुपए में कंबल ले लेती है और घर आती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और इस एक हफ्ते में भी विकास पैसे नहीं भेज पाता और इसी बीच ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसमें एक दिन विनोद रात को ठंड से बीमार पड़ता है और पैसे न होने की वजह से विनोद का इलाज नहीं हो पाता, जिस वजह से सुबह होते होते तक विनोद अपना दम तोड़ देता है। देख बहू, देख काजल, इस ठंड ने तुझसे तेरे पिताजी ले लिए, मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया। बहू अपनी सास को संभालो, तुमने अपने पति को फोन तो कर दिया ना। अरे क्या फायदा शहर में काम करने का जब वो समय पर पैसे ही नहीं भेज पा रहा। इससे तो अच्छा कम कमाओ पर अपने परिवार के साथ रहो। आसपास के पड़ोसी अब बातें बनाने लगते हैं और जैसे ही इस बारे में विकास को पता चलता है, वो अपनी नौकरी छोड़कर घर आ जाता है, अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और पूरा परिवार रात को घर में आग जलाकर कंबल और रजाई के अंदर बैठकर बातें करते हैं। सब मेरी गलती है, लालच में शहर गया कि ज्यादा पैसा कमाऊंगा, पर 5 महीने से ऐसे मालिक के पास काम किया जिसने पैसे के बदले सिर्फ और सिर्फ मुझे बहाने दिए। अगर आज मैं अपने परिवार घर के साथ होता तो मेरे पिता मुझे छोड़ कर न जाते। इस तरह विकास अपने पिता की मौत का दोषी खुद को ठहराने लगता है और यह सब सोचकर पूरा परिवार फ्लैशबैक से बाहर आता है। भैया जो हो गया उसे जाने दो, ठंड फिर से आ रही है और इस बार हमें ठंड आने से पहले सारी चीजों का इंतजाम करना होगा। इस बार पूरा परिवार ठंड आने से पहले ही ठंड की तैयारी में लग जाता है। देखते ही देखते 4 दिन बीत जाते हैं और अब पूरे परिवार को रात में पंखा चलाने से ठंड लगती है, इसलिए वो पंखा बंद करके सोते हैं और साथ ही सब अपना चादर और शॉल ओढ़ लेते हैं। और सुबह होते ही राजू और रिंकी घर वालों से कहते हैं, माँ अब चादर में भी नींद नहीं आती, खिड़की दरवाजों से भी हवा आती है। हाँ मैं नहीं नहाऊंगा, आज पानी बहुत ठंडा है। राजू इतना भी ठंडा पानी नहीं है बेटा। नहीं माँ, पानी सच में बहुत ठंडा है, आप गर्म करो मैं तभी नहाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं पानी गर्म कर देती हूँ। इतना बोलकर शिल्पा मिट्टी के चूल्हे पर पानी गर्म होने के लिए रख देती है और तभी विकास आकर खाना मांगता। शिल्पा, तुम पानी गर्म कर रही हो, मुझे फैक्ट्री जाने के लिए लेट हो रहा है, खाना बना देती हूँ। अजी राजू नहाने से मना कर रहा है, उसे भी तो स्कूल जाना है, कह रहा है पानी ठंडा है। हम तो बड़े हैं, ठंडे पानी से नहा सकते हैं, वो तो बच्चा है ना। भाभी ठंड आ रही है, आखिर आप बार बार चूल्हा जलाकर कितनी बार पानी गर्म करते रहोगे। खाना भी बनाना होता है, क्यों ना हम अंगीठी बना ले। वैसे भी अंगीठी कमरा गर्म करने और हाथ पैर सेकने के भी काम आएगी। और अगर कभी चूल्हा जलाने का दिल नहीं किया और हमारे पास समय रहा तो हम उस पर खाना भी बना लेंगे। काजल बिल्कुल सही कह रही है। मैंने सुमित्रा बहन के घर के बाहर एक खराब बाल्टी देखी है, मैं उससे अभी वो खराब बाल्टी मांग कर लाती हूँ। बहू पानी गर्म हो गया है तो इसे उतार कर खाना बना दे और काजल तू राजू और रिंकी दोनों को नहला दे। इतना बोलकर शांति बाल्टी मांगने के लिए सुमित्रा के पास जाती है तो वहीं शिल्पा पानी गर्म करके खाना बनाती है और काजल गर्म पानी लाकर दोनों बच्चों को गर्म पानी से नहलाती है और सुमित्रा बाल्टी देते हुए कहती है, अरे बहन मेरे पास तो 2 बाल्टी रखी है, तुम्हें कौन सी चाहिए ये बताओ। मुझे स्टील वाली बाल्टी दे दो, दरअसल अंगीठी बनानी है, अब ठंड आ रही है और हम गरीबों के पास इतने पैसे नहीं है कि हम अभी हीटर या पानी गर्म करने के लिए रॉड ले सके। अरे बहन अभी तो हल्की ठंड आई, सुबह शाम की इतनी जल्दी अंगीठी बनाने की क्या जरूरत है, पर तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ। शांति सुमित्रा से एक स्टील की बाल्टी लेकर आती है और रात को जब विकास घर आता है तो अपने पड़ोसी से मशीन लेकर बाल्टी के नीचे साइड से कटाई कर देता है और शिल्पा बाल्टी को अंदर बाहर पूरा मिट्टी से लेप देती है और बाल्टी के ऊपर हिस्से में जाली लगा देती है और शिल्पा उसे सूखने के लिए धूप में रख देती है। बस 2 दिन में हमारी अंगीठी बनकर तैयार हो जाएगी। अब तो मैं रोज गर्म पानी से नहाऊंगा। इस तरह आने वाली ठंड से बचने के लिए पूरा परिवार मिलकर अंगीठी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब रात को पूरे परिवार को ठंड लगती है तो वो कमरे में अंगीठी जलाकर आराम से सो जाते हैं, जिस वजह से पूरा कमरा गर्म हो जाता है।
पर उनका मोटा बिस्तर ज्यादा दिन काम नहीं कर पाता और एक रात सोते हुए राजू बिस्तर पर ठंड की वजह से पेशाब कर देता है। राजू उठ, तूने पेशाब कर दिया है। माँ भाभी देखो ना, राजू इतना बड़ा हो गया और अभी भी बिस्तर गीला करता है। राजू बेटा उठो, चलो मैं तुम्हें बाहर पेशाब करवा कर लाता हूँ। मेरे तो कपड़े गीले हो गए, ठंड लग रही है, कपड़ा भी बदलना होगा। मुंह बनाना बंद कर, राजू अभी सिर्फ 8 साल का है। तू जब छोटी थी तो तू भी ऐसे ही ठंड की वजह से बिस्तर गीला कर देती थी। माँ मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, बार बार पेशाब आता है। कोई मोटा बिस्तर नहीं है क्या जमीन पर बिछाने के लिए? बात सुनकर सभी घर वालों का मुंह बंद हो जाता है और वो लोग चादर बदलकर फिर से सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही शांति अंगीठी पर पानी गर्म होने के लिए रख देती है। तभी उसके एक पड़ोसन अपने घर से कुछ फटे पुराने कपड़े और कतरन एक पोटली में बांधकर बाहर रखती है। आशा बहन घर की सफाई करी है क्या? कितना कूड़ा निकाला है आज तुमने। अरे शांति बहन जी, कूड़ा नहीं, घर के कपड़े हैं। इसमें कुछ खराब चादर, बिस्तर और बच्चों के कपड़े हैं। मेरे बच्चों को तो तुम जानती हो ना, एक कपड़ा ले आएंगे, उसे 1 महीने पहन लेंगे और फिर दूसरे कपड़े ले आएंगे। घर को तो इन लोगों ने कपड़े का गोदाम बना रखा है। घर का गोदाम साफ किया, फेंकने जा रही हूँ, ये सारे खराब कपड़े। अगर कोई ले लेता तो किसी को दे ही देते। अगर ऐसी बात है आशा बहन, तो अपने खराब कपड़ों की पोटली मुझे दे दो। मैं सोच रही हूँ कि बिछौना बना लूं। बहुत जल्द ठंड आने वाली और मेरे घर में ज्यादा मोटा बिस्तर नहीं, जमीन पर सोने की वजह से बच्चों को ठंड लगती है। शांति वो सारे खराब कपड़ों की पोटली आशा से ले लेती है और जब शांति पोटली लेकर घर में आती है तो फटे खराब पुराने कपड़े, चादर देखकर काजल का मुंह बन जाता है। माँ, लोग अपने घर का कूड़ा निकाल कर फेंकते हैं और तुम दूसरों का कूड़ा अपने घर में लेकर आ जाती हो। जैसे तो कूड़ा कह रही है ना, इसी से हमारा बिस्तर बन जाएगा। बस तू देखते रहना। बहू, मैं फटे हुए कपड़े की कटिंग कर देती हूँ, तू सिलाई से पायदान बना लेना और मैं बाहर बैठकर बिछौना बना लूंगी। ठंड से बचने के लिए शांति अपनी बहू के साथ घर के बाहर बैठ जाती है और सारे खराब कपड़ों की कटिंग करके उन्हें एक के ऊपर एक लगाकर सिलना शुरू कर देती है। और तभी कुछ पड़ोसी उसे देखकर उसके पास आते हैं। बिछौना बनाया जा रहा बहन, चलो बढ़िया है। घर में जितना ज्यादा बिस्तर हो उतना अच्छा होता है। वैसे भी अब तो ठंड आ रही हो और हम गरीबों के घर में कहाँ बेड और चारपाई है। हाँ आंटी जी, इसीलिए तो माँ जी मोटा बिछौना बना रही है ताकि जमीन पर बिछाएं और हम सोएं तो भी हमें ठंड ना लगे। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर 3 से 4 दिन के अंदर एक मोटा बिछौना बनाते हैं और रात को शिल्पा बिस्तर लगाती है और जब पूरा परिवार उस पर सोने के लिए बैठता है तो बच्चों को काफी मजा आता है। माँ, ये बिस्तर तो काफी मोटा, बिल्कुल गद्दे जैसी फीलिंग आ रही है। अब मजा आएगा सोने में, इसमें तो ठंड भी नहीं लगेगी। माँ, बिछौना तो मोटा बन गया, पर हम ओढ़ेंगे क्या? धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है। काजल चिंता मत कर, तेरा भाई इस साल तुम लोगों के साथ गाँव में ही है। मैं काम कर रहा हूँ ना, पैसे जोड़ रहा हूँ। मैं इस साल एक एक्स्ट्रा रजाई लेकर आऊंगा। उस एक कंबल और फटी रजाई में हम सबका गुजारा नहीं हो पाता। अब कुछ ही देर में शिल्पा अंगीठी जलाती है, जिसके बाद पूरा परिवार अपने नए बिछौने पर पुराना कंबल और फटा रजाई लेकर सो जाता है। पर अब भी खिड़की और दरवाजे से ठंडी हवा चल रही थी, जिस वजह से उन्हें सारी रात सही से नींद नहीं आ पाती। और सुबह होते ही जब काजल अंगीठी पर पानी गर्म कर रही हो और शिल्पा घर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है। माँ भैया, बिस्तर का और अंगीठी का तो हमने इंतजाम कर लिया, पर अपने घर का क्या करें? ऐसे ही हमारा घर इतना कमजोर है, खिड़की दरवाजे भी टूटे हुए हैं। काजल, मैंने इसका भी इंतजाम कर लिया। रात में सच में बहुत ठंड लग रही थी, अंगीठी भी काम नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने सोच लिया हम आग जलाने के लिए जो सूखी लकड़ियां लाते उससे ही खिड़की और दरवाजे को कवर करेंगे और उसके ऊपर अखबार और कपड़ा लगाकर मिट्टी से लेप देंगे। खिड़की को तो हमें बार बार खोलना नहीं है, वो फिक्स हो जाएगी तो हवा नहीं आएगी। और दरवाजे का हमारा एक हिस्सा टूटा है जिसकी मरम्मत करेंगे। अब शिल्पा जल्दी से खाना बनाकर सभी को खाने को देती है, जिसके बाद काजल एक के बाद एक घर के इंसान के लिए पानी गर्म करती है और दोपहर को अपनी भाभी के साथ जंगल जाती है, जहाँ से वो दोनों कुछ सूखी लकड़ियां काटती हैं। भाभी, मैं जब जंगल में आई थी तो ठंड लग रही थी, पर अब लकड़ी काटते काटते गर्मी लगने लगी। हाँ काजल, गर्मी तो मुझे भी लगने लगी है, पर मुझे अपने बच्चों की फिक्र हो रही है। उनके पास तो 2 ही स्वेटर हैं, जिसमें से एक फट भी चुका है। सर्दियां आते ही हम गरीबों की मजबूरियां भी बढ़ जाती हैं। सर्दी से बचने के लिए हमें कितना जुगाड़ करना पड़ रहा है। अगर तुम्हारे भैया अच्छा पैसा कमा रहे होते तो हमें जुगाड़ ना करना पड़ता, पर हम गरीब कर भी क्या सकते हैं। हमारे पास 20-30 हजार तो है नहीं जो हम एक बार में अपनी जरूरत को पूरा कर सकें। वो तो है भाभी, अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो आज पापा हमारे साथ होते।
कुछ ही देर में दोनों नंद भाभी सूखी लकड़ियां लेकर घर आती हैं, जिसके बाद काजल और शिल्पा मिलकर लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े करती हैं और उन्हें मिट्टी के साथ खिड़की में फंसा देती हैं। साथ ही उसके ऊपर कागज लगाकर मिट्टी से चिपका देती हैं और फिर कपड़े से उसे कवर कर देती हैं, जिस वजह से खिड़की से ठंडी हवा अंदर नहीं आती। और ये देखकर गाँव के कुछ लोग उनसे कहते हैं, अरे भाभी, हाँ आप लोगों ने तो अच्छा जुगाड़ कर लिया और आपको देखकर हमें भी आइडिया मिल गया। हमारे घर की भी खिड़कियां खुली हैं, अब हमें भी अपने घर की खिड़कियों को कुछ इसी तरह से ढकना होगा। हाँ भैया, नया खिड़की दरवाजा लगाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। हम गरीब कहाँ से लाएंगे इतना पैसा, इसीलिए इस ठंड में कुछ न कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। शिल्पा और उसके परिवार के सर्दियों के बचने के लिए जुगाड़ देखकर अब और भी गांव के कुछ लोगों को जुगाड़ सूझता है। वो लोग भी उनकी तरह नए नए जुगाड़ अपनाने लगते हैं। समय बीतता है और अब ठंड पूरी तरह से आ जाती है, जिस वजह से बच्चों को अब दोपहर में भी ठंड लगती है। माँ, आज बहुत ठंड है, देखो ना बाहर धूप भी नहीं निकली और कितनी ठंडी हवा चल रही है। स्कूल से आते हुए भी ठंड लग रही थी। और आपको पता है माँ, मेरे कुछ दोस्तों के माता पिता उनके लिए नए सर्दियों के कपड़े लेकर आए हैं। आप भी हमारे लिए नए कपड़े ला दो ना, पिछले साल भी नए कपड़े नहीं दिलाए थे। हाँ बेटा, 1-2 दिन में पापा की तनख्वाह आ जाएगी, फिर वो तुम्हारे लिए नए स्वेटर और घर के लिए नई रजाई लेकर आएंगे। फिर रात में हमें चिपक के सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच में इस साल हमें सर्दियों में नए कपड़े मिलेंगे। माँ, मुझे तो मोटी वाली जैकेट चाहिए जो ट्विंकल ने पहनी थी। वो बता रही थी उसकी जैकेट पूरे 1000 की है। रिंकी, हम इतने अमीर नहीं है कि सिर्फ तुझे 1000 की जैकेट दिला सकें। पापा जो ला कर देंगे चुपचाप पहन लेना। अब काजल दोनों बच्चों को डांट कर समझा रही होती है कि तभी वहां विकास आता है और ये सब देखकर उसे काफी बुरा लगता है, पर वो किसी से कुछ नहीं कहता और चुपचाप घर में आता है। कुछ ही देर में पूरा की और दरवाजों को पूरी तरह से कवर कर दिया। अब हवा अंदर नहीं आएगी। ये लो माँ, मैंने अंगीठी भी जला दी है। अब कमरा भी गर्म होगा और अंगीठी के पास बैठकर खाना खाने में मजा भी आएगा, क्योंकि अब तो हमारा बिस्तर भी मोटा है, सोने में ठंडी नहीं लगती। हाँ पापा, अब तो रात में हमें ठंड नहीं लगती, पर अब ज्यादा ठंड पड़ रही है। कंबल से ठंड नहीं जाती और अब तो दिन में भी ठंड लगती है। बुआ कह रही थी आप हमारे लिए नए सर्दियों के कपड़े लेकर आने वाले हो, कब लेकर आओगे? एक रजाई लेनी है जो 5000 रुपए की आएगी, फिर दोनों बच्चों के लिए एक जैकेट, माँ के लिए एक शॉल, काजल और शिल्पा के लिए भी सर्दियों का स्वेटर लेना है, फिर मोजे और दस्ताने भी चाहिए। इन सब के लिए तो कम से कम 10,000 रुपए चाहिए और मेरी तो सैलरी 15,000 ही है। अगर 10,000 का सामान ले आऊंगा तो घर कैसे चलेगा? अरे आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, सब हो जाएगा। इस बार ठंड से बचने के लिए हमने कई जुगाड़ कर लिए। और माँ जी, घर में रिंकी और राजू के कुछ पुराने ऊनी स्वेटर हैं, जब वो 3-4 साल के थे। अब इतने छोटे स्वेटर तो उन्हें आने से रहे। मैं सोच रही हूँ कि उन्हें खोलकर बच्चों के लिए मोजे और दस्ताने बना दूं। हाँ बहू, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे भी औरतें पुराने स्वेटर को खोलकर उन्हें दोबारा से बुनती हैं, तो हम पुराने स्वेटर को खोलकर मोजे और दस्ताने क्यों नहीं बना सकते? वैसे भी तू बहुत अच्छे से सर्दी के कपड़े बनाना जानती है। शिल्पा अपने पति का दुख कम करना चाहती थी, इसलिए वो उसे दिलासा देती है ताकि फिर से विकास अपने पिता की मौत का जिम्मेदार खुद को न समझे। और अगले ही दिन दोनों सास बहू पेटी खोलती हैं। ये लो माँ, मिल गए राजू और रिंकी के छोटे छोटे स्वेटर जो अब किसी काम के नहीं हैं। ऐसा क्यों बोलती है? जब बहू इन स्वेटर को खोलकर दोबारा से इसका मोजा और दस्ताना बनाएगी ना, फिर देखना। शिल्पा अपनी सास और नंद के साथ पुराने स्वेटर निकालकर इस वक्त उन्हें धूप में बैठकर खोलना शुरू कर देती है और सिलाई में फंदे डालकर मोजे बनाना शुरू करती है, जिस वजह से आसपास की कुछ और औरतें उसके पास ऊन लेकर बैठ जाती हैं। शिल्पा, मेरी सास बता रही थी कि तुम बहुत अच्छे स्वेटर, मोजे और दस्ताने बनाना जानती हो। अपने दोनों बच्चों के लिए मोजे बना रही हो क्या? जरा मुझे भी सिखा दो ना। बाहर दुकान पर तो बड़े महंगे मिल रहे मोजे दस्ताने। घर में ऊन रखा हुआ है, सोचा तुमसे सीख लूं कैसे बनता है। हाँ बहन, क्यों नहीं। इधर बैठो और सबसे पहले सिलाई को सीधा पकड़ो और ऊन को उसमें गांठ लगाओ और उसके बाद उंगली में मोड़ कर गांठ लगाते हुए एक एक फंदा सिलाई के अंदर डालो। उसके बाद मैं आगे बताती हूँ कैसे करना है। अब शिल्पा जैसा कोमल को बताती है, कोमल वैसा ही करती है और इस तरह दिन रात मेहनत करके शिल्पा अपने दोनों बच्चों के लिए मोजे और दस्ताने बनाकर तैयार करती है, जिसे देखकर बच्चे काफी खुश तो होते हैं। पर रात को जैसे विकास घर आता है, वो अपने पापा को दस्ताने और मोजे दिखाते हुए कहते हैं, पापा देखो, माँ ने हमारे लिए मोजे दस्ताने बनाए, सुंदर लग रहे हैं ना। ठंड से बचने के लिए हम मोजे दस्ताने तो पहन लेंगे, पर हमारे पास तो कोई भी स्वेटर और जैकेट है ही नहीं। हम ठंड से पूरी तरह से कैसे बचे? अब बहुत ठंड लगती है। पापा, माँ कह रही थी कि आप हमारे नए स्वेटर और जैकेट लेकर आओगे। कब लेकर आओगे? हाँ बेटा, जल्दी लेकर आऊंगा।
बस 3-4 दिन में सैलरी आ जाएगी और सैलरी आते ही सबसे पहले तुम्हारे लिए स्वेटर और जैकेट ही लेकर आऊंगा, उसके बाद रजाई कंबल देखूंगा। विकास की आवाज सुनकर बच्चे काफी खुश होते हैं और अपने बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर विकास को भी काफी अच्छा लगता है। देखते ही देखते 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और आखिरकार आज विकास को सैलरी मिलती है और सैलरी लेकर सबसे पहले विकास एक दुकान पर जाता है जहां काफी महंगे बच्चों के सर्दियों के कपड़े मिल रहे होते हैं। हाँ भैया, ये जैकेट कितने का दिया? भैया ये जैकेट है 700 रुपए की, डिस्काउंट लगाकर आपको 600 रुपए की मिल जाएगी और अगर 2 लोगे तो एक 500 रुपए की लगा दूंगा। क्या 500 रुपए की एक? भैया चाहिए तो मुझे 2 ही, 500 रुपए में दोनों दे देते तो अच्छा रहता। अरे भैया, ना तो ये चोरी का माल है और ना ही हमारा कपड़ा खराब है, लेना है तो लो वरना जाने दो। भैया रहने दो, ये दुकान वाले हम गरीबों को ज्यादा ही लूटने में लगे रहते हैं। यहीं पास में पीछे सेल लगा है, बहुत सस्ते सस्ते सर्दियों के कपड़े मिल रहे हैं। मैंने तो वहीं से लिया 500 रुपए का 3 जोड़ा। मैं तो कहती हूँ आप भी वहीं से ले लो। विकास उस औरत की बात सुनकर उस वक्त दुकान के पीछे जाता है जहां टेंट लगाकर एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ मिलकर सेकंड हैंड कपड़े बेच रही होती है। ले लो ले लो ले लो, बड़ों के छोटों के सबके सर्दियों के कपड़े मात्र 200 रुपए में। स्वेटर और जैकेट तो अच्छी क्वालिटी के हैं पर सारे पुराने हैं। अरे पुराने हैं तो क्या हुआ, हैं तो अच्छे। उन कपड़ों को लेते हुए विकास को बार बार अपने बच्चों का चेहरा याद आता है जो ठंड में ठिठुर रहे थे, जिस वजह से विकास ज्यादा और कुछ नहीं सोचता और अपने दोनों बच्चों के लिए और अपनी माँ, बहन और बीवी के लिए गर्म कपड़े लेकर घर आता है। और जब दोनों बच्चे गर्म कपड़े देखते हैं तो वो काफी खुश होते हैं। ये देख राजू, पापा मेरे लिए कितना अच्छा स्वेटर लेकर आए। पर पापा ये तो बहुत बड़ा, देखो मैं इसमें डूब गई। पापा मेरा भी स्वेटर बहुत बड़ा है, मैं इतना बड़ा स्वेटर नहीं पहनूंगा। कुछ बड़ा नहीं है, हर साल तुम बढ़ जाते और कपड़े छोटे हो जाते। निकालो इसे, मैं इसे मोड़ कर सिल देती हूँ, फिर तुम जब भी बड़े होगे मैं सिलाई खोल दूंगी। वो सब तो ठीक है भैया, पर रात को कंबल में सोते हुए मुझे तो बड़ी ठंड लगती है। राजू और रिंकी तो माँ के साथ फटी रजाई में चले जाते हैं, पर हम तीनों का क्या? सुनिए जी, काजल बिल्कुल ठीक कह रही है। अब पूरी तरह से ठंड आ चुकी है, हमने सर्दी से बचने की सारी तैयारी कर ली है, पर हमारे पास एक ढंग की एक्स्ट्रा रजाई नहीं है और आप तो बहुत सस्ते सर्दियों के कपड़े लेकर आए हो। अब रजाई का क्या करोगे? अरे शिल्पा, रजाई भी आ जाएगी। ये कपड़े दिखाने में जितने महंगे हैं वो है नहीं। मैं सेल में से लेकर आया हूँ 400 रुपए के 2 और तुम सबके मिलकर 1000 रुपए के आराम से आगे सारे कपड़े। हम कल ही चलेंगे और एक ढंग की रजाई लेकर आ जाएंगे। सुना रिंकी तूने, अब हमारे घर में नई रजाई भी आएगी। अब हम लोग इस साल ठंड में नई रजाई ओढ़ कर सोएंगे। हमें पिछली बार की तरह ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा। ठंड से बचने के लिए बार बार आग नहीं जलानी पड़ेगी। इस बार तो ठंड आने से पहले हमने सारा इंतजाम कर लिया है। कर सभी के चेहरे पर खुशी की लहर आ जाती है और शिल्पा अपने दोनों बच्चों के कपड़े लेकर उनके अच्छे से सिलाई करके अपने बच्चों के पहनने लायक बना देती है, जिसे पहनकर अगले दिन बच्चे बाहर खेलते हैं। राजू तेरे कपड़े तो काफी महंगे लग रहे हैं, इसमें तो तुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही होगी। कितने का लेकर आया तू? ये तो मेरे पापा लेकर आए हैं और ये सच में बहुत अच्छा है। राजू बेटा, तुम्हारी ड्रेस तो सच में बहुत अच्छी लग रही है। अपने पापा को बुलाओगे तो जरा? राजू विकास को बाहर बुलाता है और सुमन विकास से अपने बच्चों के लिए भी कुछ स्वेटर और जैकेट मांगती है। भैया ठंड बढ़ती जा रही है, आप 100 रुपए लाने का एक्स्ट्रा ले लेना, पर हम गरीबों के लिए भी ऐसे सस्ते और टिकाऊ सर्दियों के जैकेट और स्वेटर ला दो। विकास मना कर नहीं पाता और सुमन से 1000 रुपए लेकर उसके परिवार के लिए भी गर्म स्वेटर और जैकेट लेकर आता है और बदले में 100 रुपए अपने पास रख लेता है। जब बाकी गांव के लोग कम पैसों में अच्छी क्वालिटी का सामान देखते हैं तो वो लोग भी विकास से सर्दियों से बचने के लिए और स्वेटर मंगवाते हैं। बेटा, मेरे घर में तो कोई इतनी दूर से जाकर लाने वाला भी नहीं और किसी को पता भी नहीं है कि तुम ये जैकेट कहाँ से लाते हो। तुम्हारी फैक्ट्री काफी दूर है, तुम हमेशा आते जाते रहते हो, हमारे लिए भी लेते आना। तुम्हारा भी इसमें फायदा हो जाएगा और हमारा भी। ला देंगे अम्मा। सुनिए ना, अब ठंड बहुत ज्यादा होगी, घर के सारे बिस्तर बिछौने ओढ़ने के बाद भी ठंड नहीं जाती। अब तो इतने पैसे हो गए हैं कि हम एक नई रजाई ले सके। बस एक रजाई आ जाए तो हमारी पूरी ठंड आराम से बीत जाए। हाँ शिल्पा, आज मैं घर में ही हूँ, जितनी भी महंगी रजाई मिलेगी मैं ले आऊंगा, तुम फिक्र मत करो। और अम्मा, आपके परिवार के लिए भी स्वेटर जैकेट ले आऊंगा। सभी लोग बाहर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। ठंड बढ़ने की वजह से ठंडी हवाएं भी चलने लगती हैं। चारों तरफ कोहरा होता है, पर फिर भी विकास ठंड में कांपते हुए उसी सेल पर जाता है और वहां से कुछ बड़े बूढ़े के लिए जैकेट स्वेटर लेता है और उसके बाद रजाई वाले की दुकान पर जाता है। भैया, डबल बेड की रजाई कितने की है? अरे भैया 5000 की है, इससे 1 रुपया कम नहीं होगा। भैया ये तो बहुत महंगा है, कुछ कम कर लो, डबल बेड की एक रजाई चाहिए।
अरे चलो भैया 500 रुपए कर देता हूँ, अब ले लो, बोनी का टाइम है, इससे ज्यादा कम नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर इसमें हमारी कोई कमाई नहीं हो पाएगी। विकास अपने जेब से पैसे निकालता है। उसके पास पूरे 5,000 रुपए थे, जिसमें से 500 रुपए की बचत होती है और वो 4,500 रुपए में रजाई लेकर घर आता है और 500 रुपए अपनी बीवी को देता है। तो वहीं पूरा परिवार नई बड़ी रजाई देखकर काफी खुश होते हैं। ये तो बहुत बड़ी रजाई है, एक रजाई पहले से ही रखी और कंबल भी है। अब तो हम सब आराम से रात को रजाई ओढ़कर सो सकेंगे, वो भी बिना किसी ठंड के। मैं 500 रुपए संभाल के रख देती हूँ, काम आ जाएंगे। आज हमारे